तो नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नए नवेले पोको X2 के बारे में। आज जो है इस वाली वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ इस वाले स्मार्टफोन का रिव्यू। तो वे स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले मैं बात करूँ इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन की, तो इसका डिज़ाइन जो है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार है। पहले जब पोको F1 रिलीज़ हुआ था तो पोको F1 वालों ने क्या करा था कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार स्पेसिफिकेशन भरे थे, लेकिन उसकी प्राइस को काटने के लिए उसको बिल्कुल प्लास्टिक वाला डिज़ाइन दिया था जो कि इतना ज़्यादा रेवोल्यूशनरी नहीं था और बिल्कुल वाहियात सा लगता था। मतलब आगे से वो बिल्कुल आईफोन की कॉपी लगता था और पीछे से बिल्कुल प्लास्टिक की एक्सपीरियंस जो होता था। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पोको F1 की, लेकिन इसके अंदर पोको X2 के अंदर इन लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच जो है वो ली है। इसके अंदर अभी भी IPS LCD पैनल ही आता है, आगे की तरफ एमोलेड आता था, बहुत अच्छी बात होती, लेकिन फिर प्राइस बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो इसके अंदर अभी भी IPS LCD पैनल आता है, लेकिन 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले आती है 6.67 इंचेस की, तो ये काफ़ी में जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। साथ में ऊपर की तरफ पंच होल डिस्प्ले आती है जो कि इसको थोड़ा सा S10 वाला एक्सपीरियंस जो है वो देती है। मैं बात करूँ पीछे वाले डिज़ाइन की, तो फिर आपको पीछे की तरफ ग्लास बैक देखने को मिलता है और वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ से लाइट, थोड़ा सा नीचे की तरफ से डार्क मैंने रेड कलर मंगवाया है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सर्कुलर लिंक जो है वो मिलती है कैमरा के आसपास, ये थोड़ा सा इसको उभरा हुआ सा एक्सपीरियंस देती है, लेकिन ये है बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल सही। तो बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो डिज़ाइन है पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी। मैं साइड में बात करूँ तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन लोगों ने प्लास्टिक दिया है, कोई सा मेटल वगैरह नहीं है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो साइड में ही है पावर बटन के ऊपर, और उसके जस्ट ऊपर जो है वो वॉल्यूम रॉकर्स हैं। अगर मैं ऊपर वाले चीज़ की बात करूँ तो ऊपर की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ IR ब्लास्टर मिलता है और एक एक्स्ट्रा माइक्रोफोन मिलता है, और नीचे की बात करूँ तो फिर आपको मिलता है USB Type-C, एक हेडफोन जैक और साथ ही साथ स्पीकर और माइक्रोफोन। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है पैक करता है। एक फिंगरप्रिंट सेंसर पैक करता है हार्डवेयर वाला, एक पंच होल डिस्प्ले पैक करता है, हेडफोन जैक पैक करता है, Type-C पैक करता है, और उन सबको जो है वो 16,000 की कैटेगरी के नीचे रखता है। तो ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ बात है पोको की। अब इसके डिस्प्ले के ऊपर जो है वो कंपनी की तरफ से कोई सी भी जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो चढ़ी हुई नहीं आती है, और मेरे को टाइम नहीं मेरा टेम्पर ग्लास चढ़वाने का, तो फिर मैं इस पर टेम्पर ग्लास चढ़वाया ही नहीं। मैं इस वाले फ़ोन को लगभग 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मुझको इसके ऊपर बिल्कुल इक्का दुक्का जो है बिल्कुल छोटे मोटे जो है वो स्क्रैचेस जो है महसूस हुए हैं, जो कि मेरे कैमरे पर भी कैच नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर स्क्रैचेस वगैरह की आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फ़ोन जो है हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और दिखने में अच्छा लगता है। तो ओवरऑल इसने सारे के सारे लुकिंग के फैक्टर्स जो है वो चेकआउट कर लिए हैं। अब मैं बात करूँ इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर कोई फ्लैगशिप लेवल के स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि आपको पोको F1 के अंदर देखने को मिले थे। पोको F1 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 आता था, जो कि उस ज़माने के सारे फ्लैगशिप्स में आता था, जैसे कि सैमसंग्स के और साथ ही साथ वन प्लस के। तो सबके अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन 845 आता था और पोको के अंदर भी आया था, इसलिए इस वाले फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खरीदा था। और मेन चीज़ थी कि पोको नाम की ब्रांड जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन इसके अंदर इन लोगों ने ऐसा कोई सी भी चीज़ जो है वो नहीं चली है। इन लोगों ने बस स्पेसिफिकेशन को त्याग दिया है ताकि फ़ोन जो है वो सुंदर लगे। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर मिलता है, जो कि लगभग जो है वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। वो फ्लैगशिप लेवल का नहीं है, लेकिन मिड रेंज डिवाइसेस के फ्लैगशिप लेवल ही मान सकते हो उसको। Realme X2 के अंदर भी जो है वो सेम टू सेम प्रोसेसर आता है, और गेमिंग और जनरल परफॉर्मेंस के अंदर जो है ये वाला प्रोसेसर जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। हालांकि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे फ्लैगशिप लेवल की नहीं मिली है, लेकिन फिर भी एक मिड रेंज डिवाइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस जो है इसने दी है। मैं पहले वाली वीडियो में आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। पोको X2 का 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट जो है वो आप 16,000 का मिल जाएगा। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला आपको 17,000 का मिलेगा, और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला आपको 20,000 का पड़ेगा। यहाँ पे आगे की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया 6.67 इंचेस की डिस्प्ले जो है वो आती है, जो कि आपको रेजोल्यूशन जो है वो 2340x1080 पिक्सल का देती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। अब बात करें इसकी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले की, तो अगर आप 120 हर्ट्ज का कोई सा भी गेम वगैरह खेलते हो तो आपको वो चीज़ जो है महसूस होगी। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पर स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब वगैरह पर स्क्रॉलिंग करते हो, यूट्यूब वगैरह की वीडियो नहीं सिर्फ स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, तो आपको महसूस होगी। लेकिन बेसिक MIUI की बात करूँ तो MIUI जो है 120
120 हर्ट्ज का पूरी की पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। मतलब कि बेसिक ट्रांजिशन वगैरह जो है 120 हर्ट्ज के मेरे को लगते ही नहीं है। बेसिक यूआई के अंदर मुझको वो स्मूथनेस जो है महसूस नहीं होती, और 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में जो है वो डिफरेंस इतना ज़्यादा मुझे महसूस नहीं हुआ जितना मुझे दूसरे स्मार्टफोन्स में होता है। मतलब कि वन प्लस की 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मुझे इसकी 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले से ज़्यादा स्मूथ लगी थी। बेसिक MIUI के अंदर आपको जो है वो भयंकर तरीके से ब्लोटवेयर वगैरह जो है वो भरे भरे इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मिलते हैं। आपको लगभग 5-6 तो सिर्फ और सिर्फ बबल के गेम्स ही देखने को मिलते हैं इसके अंदर। मुझे समझ नहीं आता कि शायद ऐसा क्यों करता है, मतलब बबल्स फोटो बैठ के ये कैसे गेम्स हैं। तो वो आपको कम से कम 5-6 मिलते हैं जब आप इस वाले डब्बे को, इस वाले फ़ोन को अपने डब्बे में से निकालते हो। तो ब्लोटवेयर, स्पैम वगैरह, एड्स वगैरह जो है इस वाले UI के अंदर भरे हुए हैं, तो आपको जो है वो कभी भी वो वाला प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं आ पाता जो कि आपको दूसरे स्मार्टफोन से जो है वो मिलता है। हालांकि ब्लोटवेयर्स को और स्पैम्स को जो है वो अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन फिर भी UI के अंदर एड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो जाना सेटिंग्स के अंदर और इसके ब्राउज़र वाली सेटिंग्स के अंदर जाके उसको क्लियर डिफ़ॉल्ट कर देना, ताकि कभी भी डिफ़ॉल्ट तरीके से इसका MIUI का ब्राउज़र नहीं खुलेगा। क्योंकि MIUI के ब्राउज़र के अंदर भयंकर तरीके से अजीबोगरीब गंदे संदे ऐड वगैरह आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्रोम वगैरह यूज़ कर लेना, या फिर फायरफॉक्स वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो दूसरे स्मार्टफोन्स पे। यहाँ पे इतना बड़ा फ़ोन होने के बाद भी इनको जो है वो इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर देने की नहीं सूझी। मुझे समझ नहीं आता कि ऊपर की तरफ का ईयरपीस वाला स्पीकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है अपीयरेंस के अंदर, और आवाज़ वगैरह जो है वो सही आ जाती है सामने वाले बंदे की। लेकिन अगर इसको ये लोग स्टीरियो स्पीकर में दे देते तो फिर वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार व्यूइंग एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन की डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं करा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक स्पीकर देखने को मिलता है, और जब भी आप कोई सी वीडियो वगैरह देखते हो तो सिर्फ इधर से आवाज़ आती है, इधर से कोई सी भी आवाज़ नहीं आती है। और बात करूँ डिस्प्ले की व्यूइंग शिप की, तो डिस्प्ले के एंगल्स वगैरह जो है काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि धूप वगैरह के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डिस्प्ले जो है फिर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और आपको जो है वो सब कुछ सही तरीके से दिख जाता है। और मैं बात करूँ डिस्प्ले की, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी जो नॉच है, इसकी जो मतलब पंच होल डिस्प्ले है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार वॉलपेपर जो है आप लगा सकते हो। एक हाइडी वॉलपेपर नाम का ऐप है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर दुनिया भर के शानदार वॉलपेपर मिल जाते हैं इस वाले होल को एक तरीके से क्रिएटिव तरीके से छुपाने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा व्यू यूज़ करने के लिए, अगर आपके पास ये वाला स्मार्टफोन है। तो बात करूँ इसकी 4500 mAh की बैटरी लाइफ की, तो इसकी बैटरी लाइफ जो है वो आपका पूरा का पूरा दिन जो है वो चल जाएगी। इसके अंदर मुझे लगभग 13 से 14 घंटे का जो है वो स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर एक दिन के अंदर, और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है देखा जाए तो उसकी स्क्रीन साइज के मुकाबले। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो है वो 27 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर ही MI का। तो ये जो चार्जर है इस वाले स्मार्टफोन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ चार्ज कर देता है, तो आपको चार्जिंग वगैरह को लेके जो है वो कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर कोई सी वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। और फाइनली बात करूँ इस वाले स्मार्टफोन की कैमरास की, तो इस वाले स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और वो है इस वाले स्मार्टफोन के कैमरास। तो यहाँ पर जो है वो आपको 4 कैमरास पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं, और आगे की तरफ आपको 2 कैमरास देखने को मिलते हैं। एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसका अपर्चर जो है वो f1.89 है, और साथ ही साथ ये सोनी का IMX686 सेंसर यूज़ करता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस वाली प्राइस रेंज के अंदर। साथ ही साथ आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने को मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिलता है, और जो चौथा कैमरा है वो भी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मैं आगे की बात करूं तो आगे की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और उसके साथ भी आपको 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरे के साथ में जो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, ताकि आपकी पोर्ट्रेट शॉट जो है सेल्फी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए। अब पोको कैमरा का ऐप जो है वो थोड़ा सा जो है मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर जूम करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, और अगर पीछे की तरफ 4 कैमरास है तो नीचे की तरफ जो है वो 4 डॉट्स आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको 2x का डॉट देखने को मिलता है, 1x का देखने को मिलता है, और अल्ट्रा वाइड का कैमरा देखने को मिलता है। अगर आपको मैक्रो लेंस ट्रिगर करना है तो फिर आपको ऊपर जाके इस वाले फूल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो मैक्रो लेंस जो है वो ट्रिगर होगा। टू बी ऑनेस्ट मैक्रो लेंस का जो कलर वगैरह है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल प्राइमरी कैमरा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार फोटो आती हैं। 2x से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फोटोज आ जाती हैं, और साथ ही साथ अल्ट्रा वाइड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सपेक्टिव में शॉट्स आ जाते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल है उससे अगर हल्की सी भी लाइट वगैरह लो होती है तो फिर उसके साथ जो शॉट होता है वो थोड़ा सा जो है फट वगैरह जाता है, थोड़े से ग्रेन्स वगैरह जो है वो उसके अंदर आ जाते हैं। आपको दुनिया भर के मोड्स देखने को मिलते हैं 64 मेगापिक्सल के अंदर, जैसे कि प्रो मोड, पोर्ट्रेट, नाइट शॉट, वीडियो, स्लो मोशन, और लो लाइट शॉट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं इसके प्राइमरी कैमरा के साथ में। अगर बात करूँ इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे आपको 1920x1080p की जो है वो वीडियोस मिल जाती है रेजोल्यूशन के अंदर, और साथ ही साथ इसका जो स्टेबलाइजेशन है वीडियोस का वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पहले से।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस वाले फ़ोन को जो है वो बेसिकली गेमिंग के लिए ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मत लो। इस वाली प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बेहतर फ़ोन्स मिल जाएंगे जिसमें ज़्यादा अच्छी गेमिंग होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्मल बिल्कुल कैजुअल गेमिंग के लिए ले रहे हो और साथ ही साथ आपको अच्छे कैमराज चाहिए, अच्छी खासी बैटरी लाइफ चाहिए और साथ ही साथ आपको बेसिकली ओवरऑल डे टू डे टास्क के अंदर आपका फ़ोन जो है वो चल जाए और साथ ही साथ इतना सुंदर लगे, तो आप जो है इस वाले फ़ोन को डेफिनेटली ले सकते हो। यही था मेरा वर्डिक्ट इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ।